स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, जिसका नाम क्या है? दर्पण। दर्पण से संबंधित जो भी चीजें हैं, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जहां तक हो सकेगा वहां तक कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उनके बारे में इंपॉर्टेंस भी बताई जाएगी, जो डेफिनेशंस उनसे रिलेटेड होती हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम इस दर्पण को लास्ट तक समझें तो ये बेस पॉइंट अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। इसमें हम जानेंगे दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के क्या क्या प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो कुछ उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे इस दर्पण चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉपी पेन पे लेकर बैठ जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो को समझते हुए चलिए और पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। तो पहले देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण के बारे में अगर हम समझे तो एक परावर्तक सतह होती है। परावर्तक का मतलब क्या होता है सर? जिससे लाइट आए और बाउंस बैक हो जाए, यानी कि वापस लौट जाए। ये तो आपका अविलंब होता है ना, प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक परावर्तक सतह होती है जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौटता है, जिसमें किसी चिकने पदार्थ जैसे कांच पर पॉलिश की जाती है। यहाँ इधर पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है, जिससे उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। तो आप एक तरह से बोल दोगे कि सब सर इसको mn बोल दे, तो mn एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें ये आने वाली किरण है जो परावर्तित होकर वापस जा रही है। और यही परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की घटना का भी उदाहरण है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पॉलिशदार सतह से बाउंस बैक यानी वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहरहाल अभी तो हम दर्पण पढ़ रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। यह आमतौर पर कांच की एक प्लेट होती है, यानी हम कांच की कोई भी प्लेट ले लें, समतल प्लेट ले लें या फिर हम गोलीय प्लेट ले लें। समझ रहे हैं? ये हमने मान लीजिए समतल प्लेट ले लिया या फिर हम क्या ले लें, गोलीय प्लेट ले लें, और इसी के एक और क्या कर दें, पॉलिश कर दें, ऐसे पॉलिश कर दें, है ना। और पॉलिश करने के बाद दूसरा तल क्या हो जाएगा? अब ये अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा? अपारदर्शी। और अपारदर्शी मतलब ओपैक, और ओपैक का मतलब क्या होता है? जिससे लाइट पास आउट ना हो पाए, यानी प्रकाश की किरण पास आउट ना हो पाए, या प्रकाश की किरण जो है वह टकरा कर वापस लौट आए। इसी चीज को हम फिर बोल देते हैं कि अपारदर्शी माध्यम हो गया। तो जब दर्पण अपारदर्शी माध्यम बन जाता है कब बनेगा? जब कांच की एक ओर आप पॉलिश कर देंगे और दूसरा तल से फिर प्रकाश वापस लौटने लग जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। तो ऐसे सामान्य रूप से परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि दर्पण कांच की एक समतल प्लेट ले लें या गोलीय प्लेट, जिसकी एक ओर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। और पॉलिश किसकी करते हैं? चांदी की पॉलिश की जाती है। किसकी? चांदी की, या फिर फेरिक ऑक्साइड की। किसकी? फेरिक ऑक्साइड की। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पॉलिश किसकी करेंगे, है ना। तो चांदी की, फेरिक ऑक्साइड की। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो उसी को हम बोलते हैं क्या? दर्पण। तो पदार्थ जैसे चांदी या जस्ते की पॉलिश, जस्ते की भी कर सकते हैं, जिसे वह प्रकाश को ठीक से परावर्तित कर सके, यानी वापस भेज सके, और एक स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके, यानी जिससे प्रतिबिंब भी बन जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई, दर्पण क्या होता है समझ में आ गया। उदाहरण के लिए आगे आता है दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी क्या कहा था आपसे, एक समतल कांच की प्लेट लेना है और एक क्या लेना है, गोलीय कांच की प्लेट लेना है। तो समतल और गोलीय लेना है, तो इसके अलावा तो हम और भी ले सकते हैं, परवलयाकार ले सकते हैं, तो वो तीसरा दर्पण हो जाता है, लेकिन आपको उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल समतल या फिर गोलीय लेना है। तो सर इस तरह से ये हो गया आपका क्या, समतल, और ये क्या हो गया, गोलीय। ठीक है, तो समतल और गोलीय इस तरह से दो हो गए, जिसे हम आप प्लेन और बोलेंगे स्फेरिकल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम दो ही लेते थे, तो जाहिर सी बात है सर दर्पण के दो प्रकार होंगे मुख्य रूप से। कौन कौन सा? समतल और गोलीय। अब ये बताओ, अब आपको परिभाषा याद करने की जरूरत है। आपने वहां पे क्या बोला था? कांच की समतल या गोलीय प्लेट। और यहाँ पर अगर समतल दर्पण की परिभाषा लिखना है, समतल दर्पण की परिभाषा लिखना है, तो आप क्या बोलोगे? समतल कांच की एक प्लेट जिसके एक ओर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और दूसरे तल को क्या बना दें, परावर्तक बना दें। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे तो केवल क्या करना है, एक केवल फिगर का पॉइंट चेंज करना है, समतल बोलना है या फिर गोलीय बोलना है, दोनों की परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा क्या हो जाएगी? कांच का एक खोखला गोला
पहले इसमें गोलीय दर्पण के बारे में लिखा है, तो गोलीय दर्पण को समझे कि कांच का एक खोखला गोला जिसके एक और पॉलिश या कलई कर दी जाए, चांदी की कर सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड की कर सकते हैं, जस्ते की कर सकते हैं, कर दी जाए, तथा दूसरे तल को क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि अब हम अगर गोलीय दर्पण लेंगे तो खोखला गोला लेंगे, उसके एक और पॉलिश करेंगे, और अगर समतल दर्पण लेंगे तो एक समतल कांच की प्लेट लेंगे, उसके एक और पॉलिश करेंगे। परिभाषा हो जाएगी। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गोला लिया गया है, इसके क्या कर दिया गया है, एक और पॉलिश कर दिया गया है, और इधर से इनर पार्ट अंदर मतलब अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। तो अब देख रहे हो आपकी यहाँ से दो कंडीशन बन रही है, इसके भी दो भाग हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे परिभाषा समझ में आ गई कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। अभी समतल दर्पण को हम और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले गोलीय दर्पण को जान लेते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या हो गया, कांच का एक खोखला गोला जिसके एक और पॉलिश कर दिया जाए, दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए। या एक तरह से मान लीजिए सर ये कांच का एक खोखला गोला है, इसके एक और हमने पॉलिश कर दी और दूसरे तल को हमने क्या कर दिया, परावर्तक बना दिया। यानी कि पीछे वाले सरफेस पे पॉलिश हो गई है, तो आगे वाले सरफेस से यानी आगे वाले तल से प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौटने लग जाएगी। तो ऐसी दशा में इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक। और देखने से आपको दिखाई दे रहा था कि यहां से अब इसके दो भाग हो जाएंगे, और ये देखिए ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यहाँ पे पॉलिश हुई है, और यहाँ ये आपका गोलीय दर्पण है, ये ठीक है। तो अब इसका दो पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से दो पार्ट होके ये आपको फिगर दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो अवतल दर्पण के बारे में अब देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अवतल दर्पण। या हम अलग से एक फिगर बना ले तो सर ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, और इसमें पॉलिश कहाँ है, उभरी हुई सतह पर। कहाँ है, उभरी हुई सतह पर। अब बताओ प्रकाश की किरण कहां से टकरा के वापस लौटेगी, दबी हुई सतह से लौटेगी कि नहीं लौटेगी। तो इसका मतलब हो गया कि सर ऐसा दर्पण जिसके उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और दबी हुई सतह से प्रकाश की किरण का लौटना, परावर्तन। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और दबी हुई सतह से क्या हो, परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, सर अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब दर्पण है तो इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, आपको दिखाई दे रहा है दबा है, हुआ होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों कि यह प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देता है। अब ज्यादातर टीचर प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर अब कभी कभी आ जाता है कि अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, पेपर में पूछ लिया जाता है, तो कैसी होती है, अभिसारी हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति, सामान्यतः वास्तविक व उल्टा। कैसा बनाएगा हमेशा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनाएगा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकाश की किरण, अगर ऐसे मान लो प्रकाश की किरण बहुत सारी आ रही हैं, तो इनको जो लाके एक पॉइंट पे क्या कर दे, एकत्रित कर दे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अभिसारी। ध्यान रखना लेंस में थोड़ी कहानी पलट जाएगी, बात समझ आ गई। तो ये अभिसारी प्रकृति है, ठीक। यानी एक प्रकाश की किरणों को लाके एक जगह पे अपसरित कर देगा, एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा, ये आपको दिखाई देगा, ठीक। तो यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण के घरेलू उदाहरणों में टार्च की रोशनी, जो टार्च की रोशनी होती है, और शेविंग मिक्सर मिरर शामिल होता है। शेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक छोटे प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, जिससे चेहरा आसानी से दिखाई देता है। क्लियर। अब इसके बाद आ रहा है उत्तल दर्पण। अब आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण क्या होता है, ये क्लियर आपका फिगर दिखाई दे रहा है। इसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश है, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। और ये परिभाषा अगर आपको अच्छे समझ में आती है तो इसी को पेपर में लिखिएगा कि ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का भाग है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और दबी हुई सतह से क्या हो, परावर्तन हो, यानी प्रकाश की किरण लौटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और सेम वैसे ही उत्तल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा याद करने वाले पॉइंट ये है कि इन्हें ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। एक कंडीशन होती है जिसमें वास्तविक और उल्टा नहीं बनाता, आभासी सीधा बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है, बस। बाकी सब में कैसा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनाएगा। उन सबको भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति समझ में आ गया, इसमें कैसे बनाएगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में होता है। कहाँ होता है, परावर्तक
दूरदर्शी में होता है। ये परावर्तक दूरदर्शी है क्या, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इंटर वाले जो पढ़ रहे हैं तो इंटर वालों के उसमें तो मिलेगा ही। तो परावर्तिक दूरदर्शी का मतलब क्या है कि ये हमें खगोलीय पिंडों का चमकदार प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसी में हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, फैला देगा, क्योंकि यह प्रकाश की समानांतर किरणों को फैला देता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि किस लिए उत्तल दर्पण बोला जाएगा। और आप अपनी तरफ से क्या परिभाषा बना सकते हैं, सर ऐसा दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर क्या हो, पॉलिश हो, और उभरी हुई सतह से क्या हो, परावर्तन हो, यानी प्रकाश की किरण टकराकर लौट जाए, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गए पॉइंट कि कैसे किसको क्या कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल एंड डायरेक्ट और यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है। क्लियर हो गया है सारे पॉइंट। इसे अभिसारी बोलेंगे और इसे अपसारी बोलेंगे। क्लियर है ये भी बातें। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। चित्र भी समझ में आ गया होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश है, आपका अवतल दर्पण है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश है, तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। क्लियर है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट, उत्तल दर्पण के घरेलू उदाहरण जो आप हम ज्यादातर उपयोग में देखते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण का एक और उपयोग याद रखिएगा, क्या कि सौर भट्टियों में भी उसका उपयोग होता है। भट्टियों में आग लगाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का नहीं, ये अवतल दर्पण। तो 3 से 4 उपयोग आपने अवतल दर्पण के भी देख लिए, और कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। राइट द 2 यूजेज और 3 यूजेज ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसमें देखिए क्या दिया है, शॉपिंग मॉल और एटीएम के सुरक्षा दर्पण। शॉपिंग मॉल में एटीएम के आगे इसमें लगा होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और गाड़ी वाहनों के, गाड़ी जो होती है, कार या फिर ऐसे लिख लें वाहन, है ना, के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, मिरर मतलब वही दर्पण, ठीक है, जो आपका शीशा लगा होता है गाड़ियों में, वो किसका होता है, इसी उत्तल दर्पण का होता है। इससे क्या होता है कि पीछे की वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बहुत अच्छे से बनता है और हमें सही से वस्तु दिखाई पड़ती है, पीछे बहुत दूर तक दिखाई देती है। तो इसीलिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं शॉपिंग मॉल में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण के प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर फैलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाहर की ओर क्या कर देते हैं, अपने प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। तो यानी प्रतिबिंब क्या हो जाता है, फैल जाता है। इससे क्या होता है, जिससे एक बड़े क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है, पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं आप इसमें आसानी से। इसीलिए इनका उपयोग शॉपिंग मॉल या एटीएम के पास सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि ग्राहक और कर्मचारी व्यापक क्षेत्र पर नजर रख सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद सड़क पर लैंप में भी इसका उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि दुकानों और घरों में लगे लैंप से निकलने वाली रोशनी को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सड़क का बड़ा क्षेत्र प्रकाशित होता है। ये देखिए, सड़क पर इस तरह से आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। क्लियर है, ये कहां से आ गया, तो सड़क पर आपका इस तरह से लगा होता है। और ये एटीएम की मशीन है, देखिए ध्यान से, ये एटीएम जहां पे पैसा लगाते हैं, और एटीएम की मशीन के सामने यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पर आप जाइएगा, एटीएम मशीन में दर्पण लगा हुआ, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसमें बड़ा अच्छा चेहरा दिखाई देगा, पीछे का बहुत दूर तक का भाग दिखाई देगा आसानी के साथ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। इसमें मतलब कहने का है कि दूर तक के भाग को कवर करता है, पीछे से बहुत दूर तक का प्रतिबिंब अपने अंदर कैच कर लेता है, छोटा से छोटा दर्पण, इसीलिए इसको गाड़ी के वाहनों में भी लगाया जाता है। तो इसके भी आपने काफी यूज पढ़ लिए, जिसमें आप शॉपिंग मॉल और एटीएम की सुरक्षा दर्पण में लगाएंगे, सुरक्षा में लगाएंगे इस दर्पण को, सड़क पर लैंपों में लगाएंगे, गाड़ी वाहन के साइड मिरर के रूप में लगाएंगे, और उत्तल दर्पण के भी आपने उपयोग कर लिया कि सौर भट्टियों में करेंगे, और कहाँ कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कांच की रोशनी में करते हैं, शेविंग मिरर्स में शामिल है। और भी आपको मैंने एक पॉइंट बताया था इसमें कि इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में भी किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है समतल दर्पण के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, तो इसको आप परिभाषा में समझ ही चुके हैं कि सर हमें क्या करना है, हमें एक समतल कांच की प्लेट दे दो, बस हम उसके एक और क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो सर अपने आप ऑटोमेटिक जो प्रकाश की किरण आएगी वो टकरा के यहाँ से वापस लौट जाएगी। तो जो लाइट बीम आ रही है या लाइट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है,
या बाउंस बैक हो जा रही है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये जो हमने सिस्टम बना दिया दैट इज द समतल दर्पण। वो क्या है हमारा समतल दर्पण है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, समतल कांच की एक प्लेट, समतल कांच की एक प्लेट, किसी कांच की समतल प्लेट जिसके एक और पॉलिश या कलाई कर दी जाए। पॉलिश किसकी करनी है, चांदी की, फेरिक ऑक्साइड की, जस्ते की, ठीक है। तथा दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक का मतलब जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौट जाए, ठीक है। अगर दीवार से आवाज टकरा के वापस आ रही है तो दीवार किसका काम कर रही है, परावर्तक का काम कर रही है। सेम उसी तरह से दर्पण से अगर प्रकाश की किरण टकरा के वापस आ रही है तो इसका मतलब दर्पण किसका काम कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, ठीक। तो बना दिया जाए तो समतल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लेंगे, किसी कांच की एक समतल प्लेट जिसके ओर पॉलिश या कलई कर दी जाए तथा दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए, समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए सामने एक लड़की खड़ी है और यहाँ पर आपका एक दर्पण बना है ना, और यहाँ पे देखिए कि इसमें इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो अब इससे आप क्या वैरी करते हैं, या उसको छोड़ के इस प्रतिबिंब को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में। ये है आपका समतल दर्पण, ये लगा हुआ है, इसमें ये देखिए पॉलिश की गई है, ठीक है। तो ये आपका समतल दर्पण है। तो इसके सामने खड़े होने पर इसका प्रतिबिंब सेम बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, लेकिन आपको पीछे देखना होगा चित्र में समझने के लिए, ठीक। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है यही से समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये जान लें कि फोकस दूरी, जहां तक फोकस करेगा, जहां तक प्रतिबिंब दिखाएगा, तो इसका मतलब फोकस दूरी जो होती है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इन्फिनिट बोलते हैं कई लोग। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर है, यानी जितनी दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है उतनी ही दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहले पॉइंट क्लियर हो गया। फिर देखो, आप कभी भी देखो कि जब आप शीशे में या घर में लगा होता है तो उससे आप जितना दूर जाने लगते हो आपका प्रतिबिंब उसमें दूर जाने लगता है। जब आप उसके पास आने लगते हो तो आपका प्रतिबिंब उसमें पास आने लगता है। तो ऐसे समझ जाओ कि सर अगर मिरर रखा है तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 5 सेंटीमीटर पर, तो इसके सामने अगर इसके अंदर मेरा इमेज बन रहा होगा तो वो भी कितने सेंटीमीटर में बन रहा होगा, 5 सेंटीमीटर में बना होगा। और आगे जाऊंगा और वस्तु की दूरी बढ़ाऊंगा तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ जाएगी। तो क्लियर हो गया कि वस्तु की दूरी यानी u का मान और v का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। u को यहाँ पे जो आपका u है वो क्या है, वस्तु की दूरी है दर्पण से, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। क्लियर हो गया। तो इसके बाद समतल दर्पण का दूसरा गुण देखेंगे, प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा बनाता है, और कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। आभासी का मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और जो आभासी मतलब आपको आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा, और सीधा मतलब सीधा रहेगा, लेकिन दाया बायां हो जाता है और बायां दाया हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब जानते हैं ना, जब प्रकाश के द्वारा आपका दायां भाग बायां बन जाए और बायां भाग दाया बन जाए। किस में दिखाई देता है, समतल दर्पण में दिखाई देता है पार्श्व उत्क्रमण। क्लियर है। और उसके बाद देखते हैं जिसे लाइट इन्वर्जन बोला जाता है। इसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। तो किसको नहीं लाया जा सकता, समतल दर्पण को। अगला है आकार में प्रतिबिंब, आकार में प्रतिबिंब वस्तु 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 के समान आकार का ही होगा, यानी वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब का जो आकार होगा उतना ही वस्तु का आकार होगा। क्लियर। आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जितना प्रतिबिंब में दिखाई देगा उतना वस्तु में भी वही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में आपने समझ लिया, इससे रिलेटेड ऑप्शनल आ जाते हैं। परिभाषा भी पूछी जा चुकी है कई बार। तो परिभाषाओं में सबसे ज्यादा परिभाषा अवतल और उत्तल दर्पण की, दूसरा गोलीय और समतल दर्पण की। पेपर में आता है तो समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के सभी गुण समझाइए। ठीक है, या इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है, कितने ऊंचाई का है, h ऊंचाई का, और अगर वो अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूर्ण रूप से देखना चाहता है तो वो जो समतल दर्पण की ऊंचाई लेगा, उस समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो उसके h/2 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कह देगा कि कोई 60 मीटर का व्यक्ति है, अगर वो अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो आप बोल देंगे सर 30 मीटर। क्या हो जाएगी, 30 मीटर। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये सभी समतल दर्पण के गुण है, इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमने तो इसको पढ़ लिया है सर, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल
एंड इरेक्ट। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो यही ऑप्शन आपको इसमें जहां दिखाई दे रहा हो तुरंत टिक मार दो, आभासी और सीधा। वास्तविक और उल्टा कौन बनाता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है कौन? हमारे भाई साहब अवतल दर्पण। क्लियर, वास्तविक और सीधा अच्छा देखा ही नहीं हमने, आभासी और उल्टा है हमने देखा ही नहीं। क्लियर, आगे देखते हैं। वाहन के रियर व्यू, यानी कि वाहन का जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का दर्पण, में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू का आपको मैंने पहले ही बता दिया, किसका उपयोग करेंगे? समतल सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, आर लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? क्या प्रॉपर्टी होती है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यह वस्तु से छोटा होता है ना, ऐसा नहीं होता। यह वस्तु से बड़ा होता है, ऐसा भी नहीं होता। यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, हमने ऐसा तो पढ़ा सर। राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप ये बताइए, शेविंग में आप किसका उपयोग करते थे कि आपका चेहरा बड़ा दिखाई दे, जिससे आसानी से शेविंग हो सके? उसमें आप करते थे अवतल दर्पण का उपयोग। तो दंत चिकित्सक भी आपके दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। एक और उपयोग मिल गया आपको। क्लियर है, समझ में आ गई बात? दर्पण का उपयोग करेगा तो कौन सा? अवतल। अगला देख लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन। देखो, आवर्धन आगे आप पढ़ेंगे। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार। क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, ये आवर्धन का सूत्र होता है। वस्तु की लंबाई, जिसे ओ बोलते हैं और इसे आई बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका आवर्धन। रेखीय आवर्धन बोलो या आवर्धन बोलो, इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब कितना अच्छा बनेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि समतल दर्पण का, तो ये बताओ हमने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जो होती है समतल दर्पण में वो बराबर होती है। यानी अगर ये अक्ष होगा तो ये भी अक्ष ही होगा, तो अक्ष से अक्ष कट जाएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका हमेशा समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये थे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि परिभाषा में दति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में दर्पण और दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पूछ लेता है, दर्पण के गुण पूछ लेता है, समतल दर्पण के गुण और उसके परिभाषाएं पूछ लेता है, सचित्र वर्णन भी पूछ लेता है कि पेपर में चित्र बनाकर दिखाइए, इसलिए मैंने चित्र पर ज्यादा आपको जोर दिया था। तो चित्र सभी चीज को मैंने इंक्लूड किया था इसमें। तो स्टार्टिंग से अगर आपने समझा है तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और इससे परिभाषाओं में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उससे समझेंगे हम समतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, या फिर वस्तु की दूरी, दर्पण की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू वी एफ में क्या रिलेशन होता है, आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक के साथ।